नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम रसायन विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, रसायन विज्ञान का जो बेसिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम रसायन विज्ञान का इंट्रोडक्शन और जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उनका रसायन विज्ञान में क्या योगदान रहा है उनके बारे में, और इसके अलावा हम द्रव्य की जो प्रकृति है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत पदार्थों के मौलिक अवयव जैसे परमाणु, अणु और उनके रूपांतरण का अध्ययन के साथ विश्व में उपलब्ध पदार्थों यानी कि द्रव्यों की संरचना, गुणधर्म, पारस्परिक अभिक्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसको इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, उनके उपयोग, जीवाश्म एवं कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, रसायन विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में केमिस्ट्री कहा जाता है, जो कि एक ग्रीक की भाषा के केमिया से लिया गया है। केमिया का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है काला रंग। देखिए, मिस्र देश की जो मिट्टी है उसका जो रंग है वो काला था, और उसी काले रंग से इसका जो प्राचीन नाम केमिया था, और वहीं से इसका जो नाम है वो केमिस्ट्री शब्द लिया गया है। मिस्र की कला यानी कि केमिस्ट्री शब्द। रसायन विज्ञान की कुछ ब्रांचेज हैं या शाखाएं हैं, वो इस प्रकार हैं। पहली है अकार्बनिक रसायन, यानी कि इसके अंतर्गत हम कार्बन के यौगिकों को छोड़कर सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। दूसरा है कार्बनिक रसायन, यानी इसके अंतर्गत हम सभी कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे कार्बनिक रसायन कहा जाता है। भौतिक रसायन, इसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं के भौतिक नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। चौथी है विश्लेषण रसायन, इसके अंतर्गत हम पदार्थों की पहचान और उनकी मात्रा का निर्धारण करने वाली विधियों का अध्ययन करते हैं। पांचवा है औद्योगिक रसायन, इसके अंतर्गत पदार्थ का औद्योगिक स्तर पर निर्माण करने से संबंधित नियमों, अभिक्रियाओं और विधियों का अध्ययन करते हैं। जैव रसायन, इसके अंतर्गत हम जीवधारियों के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं और जंतु और वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन करते हैं। कृषि विज्ञान, इसके अंतर्गत हम कृषि से संबंधित सभी रसायनों का अध्ययन करते हैं। नाभिकीय रसायन, इसके अंतर्गत नाभिक से जो परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें प्रयुक्त जो अभिक्रियाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं, जैसे नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ये दोनों नाभिकीय रसायन के अंदर आते हैं। तो ये विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं थी, नाम से ही इनको परिभाषित आप कर सकते हैं। जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उनका रसायन विज्ञान में काफ़ी योगदान रहा है, जो आप जानते भी हैं और छोटी क्लासों में आप पढ़ते भी आ रहे हैं। देखिए, आधुनिक भारत में जो रसायन शास्त्र के पिता आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को माना जाता है। 1901 में लिखित हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री में इसका वर्णन किया गया है। अब प्राचीन काल में कई और भी वैज्ञानिक रहे हैं, जैसे महर्षि कणाद, जिनको आप जानते हैं, परमाणुवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इसने। इसके अलावा अन्य कई भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्हें रसायन विज्ञान को विकसित करने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे नागार्जुन है, वाणभट्ट है, गोविंदाचार्य है, यशोधरा, रामचंद्र, सोमदेव इत्यादि। और इनके बारे में आप जानते हैं कि जो नागार्जुन है, इन्होंने जीवन का विज्ञान का प्रतिपादन किया था, और चरक ने चरक संहिता, जो कि औषधि विज्ञान पर आधारित है, उसकी रचना की थी। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता, जो कि शल्य चिकित्सा से संबंधित है, इसकी रचना की थी। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ रहे हैं। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार के पास खुले आसमान में एक लोहा स्तंभ खड़ा है, जो कि पिछले 1600 वर्षों से है। तो भारतीय वैज्ञानिक की प्राचीन समय से ही इन धातुओं के बारे में
जानकारी रखते थे, यानी कि उन्हें धात्विक ज्ञान था। इसके अलावा और भी भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनकी काफ़ी लंबी लिस्ट है, जैसे प्रोफेसर CLR राव, प्रोफेसर सुखदेव, प्रोफेसर गोवर्धन मेहता, प्रोफेसर RA माशेलकर, प्रोफेसर M शर्मा, प्रोफेसर रामचरण मल्होत्रा इत्यादि जो भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। तो ये भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने रसायन विज्ञान को विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब इसके बाद में बात करते हैं द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य क्या होता है? देखिए, कोई भी वस्तु जिसके अंदर द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरती है, जिसका ज्ञान हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उन्हें द्रव्य या पदार्थ कहा जाता है। द्रव्य का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि भौतिक प्रकृति के आधार पर और रासायनिक प्रकृति के आधार पर। भौतिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ के भौतिक गुण, जैसे उनकी अवस्था, गणनांक, क्वथनांक आदि भौतिक गुण जो हैं, उनके आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं, जो कि 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठोस अवस्था अवयवी कण है वो काफ़ी निकट होते हैं, पास पास होते हैं, और ठोसों की आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, और साथ ही इनके कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक पाया जाता है, जैसे पत्थर, चट्टान, नमक, शर्करा, ईंट आदि। इसी प्रकार द्रव्य की बात करें तो द्रव अवस्था के अवयवी कण ठोस की तुलना में थोड़े दूर होते हैं और ठोस की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं, और इनका जो आयतन है वो तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि द्रव्य को हम जिस पात्र में हम डालते हैं उसी आकार है वो ग्रहण कर लेता है। और इसके अंतर्गत जैसे जल है, दूध है, तेल है आदि आते हैं। गैसीय अवस्था की बात करें तो गैसीय अवस्था के जो कण हैं उनके बीच में जो दूरी है बहुत ज़्यादा होती है, और ये कण बहुत ज़्यादा गतिशील होते हैं, और इनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, और इनके मध्य जो आकर्षण बल है वो बहुत कम पाया जाता है। उदाहरण के रूप में वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया गैस, क्लोरीन गैस, ये गैसें हैं। अब बात करते हैं रासायनिक प्रकृति के आधार पर। देखिए दोस्तों, रासायनिक प्रकृति के आधार पर अगर हम द्रव्यों का वर्गीकरण करें तो द्रव्य को 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, एक तो शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। शुद्ध पदार्थों को भी फिर से हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो तत्व और दूसरा यौगिक। और मिश्रण को भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। दोस्तों, हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की। देखिए दोस्तों, शुद्ध पदार्थ क्या होता है? देखिए, जिन पदार्थों का संगठन निश्चित रहता है, हमेशा निश्चित रहेगा, उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब इनको 2 भागों में विभाजित किया था हमने। तो पहला तत्व। देखिए दोस्तों, अगर एक ही परमाणु से बने हुए जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को तत्व कहते हैं, और ये जो तत्व हैं इन तत्वों को हम विभाजित नहीं कर सकते, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम इत्यादि। लेकिन कुछ तत्व हैं, उन तत्वों में परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं तथा एक से ज़्यादा परमाणु के भी बने हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इस प्रकार भी ये तत्व हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है वर्तमान में इन तत्वों की जो संख्या है वो लगभग 118 से 119 है, और इन तत्वों में से लगभग 92 तत्व हैं वो प्राकृतिक तत्व हैं जो प्रकृति से खोजे जा चुके हैं, और शेष जो तत्व हैं वो मानव निर्मित तत्व हैं। तत्वों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसा कि आप आवर्त सारणी देखते हैं। आवर्त सारणी में सभी तत्व हैं और इन तत्वों को हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। देखिए दोस्तों, उपधातु हैं वो धातु और अधातु को अलग करते हैं। जो आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा है, सीढ़ी नुमा जो रेखा है,
उसके ऊपर उपधातु आते हैं और उसके जो दाईं ओर है वो अधातु होते हैं और बाईं ओर है वो धातु होते हैं। धातु के धात्विक गुण आप पहले पढ़ चुके हैं कि धातु चमकीले होते हैं, ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और इनका जो गलनांक और क्वथनांक है वो ज़्यादा होता है और ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ये आघातवर्धनीय और तन्यता इनके गुण भी इसमें पाए जाते हैं। यदि हम धातु के उदाहरण की बात करें तो सोना, चांदी, लोहा इत्यादि। अधातु देखिए वे तत्व होते हैं जिनमें धात्विक गुण नहीं पाया जाता। ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं और इसमें आघातवर्धनीय और तन्यता नहीं पाई जाती। जैसे फास्फोरस, गंधक, कार्बन ये अधातु हैं। उपधातु क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन इत्यादि। अब यौगिक दूसरा आता है यौगिक। देखिए 2 या 2 से अधिक की जो तत्व हैं वो निश्चित अनुपात में संयोग करके जिन शुद्ध पदार्थों का निर्माण करता है उन्हें हम यौगिक कहते हैं। यौगिक को 2 या 2 से अधिक भिन्न प्रकार के परमाणु में पृथक किया जा सकता है और इन्हें रासायनिक विधियों द्वारा घटक तत्वों में पृथक किया जा सकता है। उदाहरण जैसे जल है, चीनी है, नमक है, मेथेन है, CO2 है, ये सारे क्या हैं? यौगिक हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं मिश्रण की। देखिए 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक को किसी निश्चित अनुपात में अगर हम मिला लें तो अशुद्ध द्रव्य प्राप्त होता है जिन्हें हम मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। देखिए जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग में सभी जो गुण हैं एक समान होते हैं या जिस मिश्रण का संगठन एक समान होता है उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक और चीनी के मिश्रण की बात करें तो नमक और चीनी के मिश्रण में हम किसी भी भाग की हम जांच करें तो उनमें जो गुण हैं वो समान ही रहेंगे, हर जगह उनका स्वाद समान होगा। इसके अलावा देखिए एल्कोहल और जल का मिश्रण हम बनाएं वो भी समांगी मिश्रण ही है। अब इसके बाद में आता है विषमांगी मिश्रण। देखिए जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग में गुण समान नहीं होते हैं अर्थात उनका जो संगठन है वो सारे मिश्रण में समान नहीं होता है तो ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण की पहचान भी हम कर सकते हैं। अगर हम उस मिश्रण के अंदर देखेंगे तो उनके जो संगठक हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे बरसात के जल की बात करें तो बरसात का जल विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि अगर हम उसको स्थिर छोड़ेंगे तो उनमें जो धूल के कण हैं या मिट्टी के कण हैं वो नीचे पेंदे में बैठ जाते हैं, जिनको हम अलग अलग देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम पेट्रोल और जल यानी तेल और जल का मिश्रण बनाएं तो तेल है वो जल के ऊपर तैरेगा और जो जल है वो नीचे रहेगा। तो इसमें जल और जो तेल है उसको हम अलग अलग देख सकते हैं। इसके अलावा और भी कई उदाहरण हैं। जैसे आप बात करें सल्फर और कार्बन के मिश्रण की बात करें तो इसमें सल्फर और कार्बन दोनों मिश्रित नहीं होंगे, उनके दोनों के जो कण हैं वो आप अलग अलग देख सकते हैं। इसी प्रकार जो धुआं है वो भी विषमांगी मिश्रण है जिसमें आप कार्बन के कण आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।